हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक मैथ का चैप्टर होता है सांख्यिकी। इंग्लिश में इसको स्टैटिक्स कहा जाता है। ये इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। रेलवे में तो इसको हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन सांख्यिकी से जरूर आ जा रहा है, और जो जीडी का एग्जाम होता है या एसएससी के भी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन ले लिया, इसी से हम लोग इस जो सांख्यिकी का सभी चीज पूछता है, माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, बहुलक पूछेगा, फिर परिसर पूछता है, प्रसरण पूछता है, मानक विचलन पूछता है, विचलन गुणांक पूछता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी एक सवाल पर सबका कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेंगे। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को, उनको ये टॉनिक की तरह काम करेगा ये वीडियो, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी आसानी से समझ जाएंगे। इसमें पहला चीज एक पूछता है, ऐसे अंक का एक दे देगा, सारणी दे देगा, और पूछेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का इंग्लिश होता है, क्या होता है? माध्य का इंग्लिश मीन होता है। तो चलिए हम लोग माध्य को समझते हैं। पहला नंबर चीज होता है माध्य। माध्य को हम लोग औसत भी कहा जाता है। माध्य क्या है? एक प्रकार का औसत ही है, औसत है ये। तो औसत से तो आप समझ गए होंगे, और इसको हम लोग संकेत के रूप में लिखा जाता है x के ऊपर बार। तो औसत बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग, संख्या का योग अब बटा में कुल संख्या। औसत बराबर भी यही ना होता है, कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या। उसी प्रकार माध्य बराबर भी वही होता है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, सभी को जोड़ेंगे, 10 + 12 + 10 + 10 + 13 + 7 + 8 + 11 + 9 + 10। और बटा में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को संख्या है। इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये 10 10 20 10 30 10 40, फिर 12 8 20 हो गया 60, 13 7 20 हो गया 80, 11 9 20 हो गया 100। तो यहाँ पर इस प्रकार भी हम लोग जोड़ सकते हैं 100 अब बेटा में 10, तो इसका माध्य हम लोग का 10 आ गया। तो इस तरह हम इस प्रकार जोड़ लिए। आपको इस तरह नहीं जोड़ने आएगा तो आप डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते हैं। तो इसका माध्य कितना हम लोग का आ गया? 10 आ गया। और अगर इसको हम एक प्रकार से और जोड़ सकते हैं, डेविएशन मेथड से भी हम लोग औसत या माध्य को निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं डेविएशन मेथड क्या होता है। इन्हीं संख्याओं को हम लिखते हैं यहाँ पर 10 लिखें, 12 लिखें, फिर 10 लिखें, 10 लिखें, 13 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, 11 9 और 10। यही है हम लोग का क्वेश्चन। इसको डेविएशन मेथड से क्या निकालना है? औसत निकालना है या माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इन्हीं में से एक संख्या आसपास की, इनके बीच का संख्या एक हम लोग सोच लेंगे दिमाग में। तो हम लोग इसमें से 12 भी सोच सकते हैं, 13 भी सोच सकते हैं, 10 भी सोच सकते हैं, 11 भी, 9 भी, 8 भी, कुछ भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोच लिए? 10 सोच लेते हैं। क्या सोच लिए? 10 सोच लिए। तो अब 10 से इसका देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10। 10 से देखेंगे कितना अधिक है? 0 अधिक है। ये कितना अधिक है? तो ये +2 है। ये कितना है? 0 है। ये कितना? 0 अधिक है। ये +3 है। यहाँ पर देखिए -3 है, यहाँ -2 है, ये +1 है, ये हो गया -1 और यहाँ पर 0। तो अब देखिए, फिर अब इन सबको जोड़िए। ये +2 -2 खत्म, +3 -3 खत्म, +1 +1 ये खत्म हो गया। तो ऊपर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस करके 0। और कितनी संख्या है? 10 गो संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो ये हो जाएगा 10 + 0 = 10 हो गया। तो हम लोग 10 माने थे, फिर माध्य हम लोग का यह औसत 10 आ गया ना। तो आप कहेंगे अब 10 तो आया था इसीलिए 10 मान लिए थे। तो चलिए दूसरा अंक मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो अब हम लोग मानेंगे क्या? दूसरा कोई अंक मानेंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप लोग को इच्छा, आप दूसरा मांग के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 10 माने थे, अब क्या हम लोग देखते हैं? 11 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 11 मान लेते हैं। ठीक है, 11 मान लिए यहाँ पर हम। तब 11 से तुलना करेंगे। 11 से ये हो गया -1। 11 इसमें कितना है? ये +1 है। यहाँ पर कितना है? -1 है, -1 है। यहाँ पर कितना है? ये हो जाएगा 13 है। तो यहाँ पर +2 हो गया। यहाँ पर ये -4 हो गया। ये क्या हो गया? -3 हो गया। यहाँ पर 0, यहाँ पर -2 और यहाँ -1। ठीक है, अब देखते हैं कोई कट रहा है। ये -1 कट गया +1 से, ये -1 +2 ये खत्म हो गया। अब कोई कटने वाला नहीं है, सब माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए थे? उसमें प्लस किए थे।
और इसको जोड़िए 4 3 7 -9 और एक -10, तो प्लस करने के बाद यहाँ पर -10 और -10 बटा में कितनी संख्या है 10। तो अब यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे, तब यहाँ पर 11 लिखेंगे, इसको खत्म करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 10 आ गया, फिर हम लोग का माध्य 10 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग कुछ भी 12 भी मानेंगे तब भी आ जाएगा। इसी तरह अगर ज्यादा संख्या दे दिया गया और देखिएगा आपकी अगर आसपास की संख्याएं हैं तो आप बीच की संख्या मान करके डेविएशन मेथड से वहां पर औसत या माध्य निकालिएगा, आपका टाइम बचेगा। अगर नहीं करने आ रहा है तो आराम से जोड़ दीजिएगा। तो माध्य आप समझ गए, डेविएशन मेथड से भी 10 आया, इस तरह भी 10 आया। तो इस तरह कोई क्वेश्चन रहेगा तब तो जोड़ के निकालेंगे। और कोई लगातार संख्या दे दिया, तो लगातार संख्या दे देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। मान लीजिए कोई लगातार संख्या दे दिया है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, ऐसा ही लगातार संख्या है। इसका अगर हम लोग का माध्य निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या 11 प्लस अंतिम संख्या क्या है 21 अब बट्टा में 2, इनको जोड़ेंगे हम लोग, ये हो गया 2 और 3 बटा में 2, इसको कटाएंगे तो 2 16 दूनी 32, 16 इसका माध्य आ जाएगा। इसका माध्य क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अगर लगातार संख्या है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। मान लीजिए किसी सीरीज में दे दिया गया है, एपी सीरीज में दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दे दिया, यहाँ पर 10 फिर 13 फिर 16 फिर 19 फिर 22 फिर 25, ऐसे कोई संख्या दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये एक प्रकार से लगातार संख्या ही है, इसमें लगातार है, यहाँ पर +3 का अंतर है, तो इसमें भी हम लोग बिना जोड़े ही कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, तो ये हो जाएगा 35 बटा 2 बराबर मतलब 17.5, ये हो जाएगा इसका माध्य। तो माध्य आप लोग समझ गए होंगे, माध्य कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, और या ना तो डेविएशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर लगातार संख्याएं रहेंगी तो आप अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो माध्य निकल जाएगा। अगर कोई एपी जीपी में है तो कोई भी श्रेणी का पालन कर रहा है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2। तो माध्य को समझ गए। अब हम लोग इसी प्रश्न पर समझेंगे किसको, माध्यिका को समझेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज, माध्यिका को देखते हैं, मीडियन को। तो मीडियन, माध्यिका का मतलब होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। कौन सी संख्या, बीच की संख्या। ये जो भी सारणी दिया रहेगा उसकी सबसे मिडिल टर्म को हम लोग माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहा जाता है। तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो भी संख्याएं का दिया रहेगा सबको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ये तो एने ओने दिया गया है तो पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, या बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ते क्रम में सजाना आसान पड़ता है। हम इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। इसमें कौन सबसे छोटा कौन सा है, 7 दिख रहा है हम लोग का, तो 7 हो जाएगा, 8 है, 9 है, फिर 10, 10, फिर 10, फिर 10, और फिर 12 है, नहीं 11 है, 11 है, 12 है, 13 है। ये इसको हम लोग सजा दिए बढ़ते क्रम में। अब इसमें से जो बीच वाला टर्म है उसको हम लोग खोजना है। तो बीच का टर्म अगर खोजते हैं हम लोग इसमें से, इधर से हम लोग 4 हटा देते हैं और इधर से 4 हटा देते हैं, 2 गो टर्म आ गया बीच में, इसमें 2 गो टर्म, क्योंकि इनका n का मान जो था वो सम संख्या था। जब भी सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 गो टर्म आएगा। तो जब बीच में 2 गो टर्म आता है तो उसका माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 10 और 10 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20 बटा 2 बराबर 10 आ गया। अगर बीच में 2 संख्याएं आ जा रही हैं तो दोनों को जोड़ के बटा में 2 से भाग कर देंगे तो वो माध्यिका हो जाएगा। आरोही क्रम चाहे बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में सजाइए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें बीच में ये विषम नंबर हो, तो जैसे ले लिए 11, 12, 14, 15, 10, 8, 7, 6 और 5। ये हम लोग का एक दूसरा सवाल हो गया। इसमें माध्यिका पूछ दिया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो 5 सबसे छोटा है तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 8 के बाद क्या है 10 है, उसके बाद 11 है, 12 है, 14 है और 15 है।
इसका मिडिल टर्म देखिए, इसमें से इधर से 4 को हटा दिए, इधर से 4 को हटा दिए, तो मिडिल टर्म कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसकी माध्यिका 10 हो जाएगी। तो माध्य समझ गए और माध्यिका समझ गए। माध्यिका में क्या करना है, बीच की संख्या होती है, बढ़ते क्रम में सजाना है या घटते क्रम में सजाना है, दोनों में सजा के बीच की संख्या। अगर नंबर ऑफ n जो है वो विषम संख्या है तो वहां पर 1 ही आएगा बीच का। अगर सम संख्या है तो वहां 2 को बीच में आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका निकल जाएगी। माध्यिका समझ गए आप। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर माध्यिका आ गया 10। अब हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग बहुलक को भी देखते हैं और यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है अधिक बार आने वाली संख्या। बारंबारता में जो भी सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं तो सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो देखेंगे तो हम लोग 10 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिए 3 4 3 5 3 4 4। अब इसका हम लोग दे दिया क्वेश्चन ये वाला, अब पूछ दिया इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक देखेंगे कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, तो 3 1 2 3 बार 3 आया है और 4 भी 1 2 3 बार आया है। तो इसका बहुलक हम लोग लिख देंगे, इसका दोनों हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। बहुलक सबसे आसान होता है। माध्यम में सब जोड़कर उस संख्या से भाग देंगे तो माध्य औसत निकल गया। माध्यिका मतलब बीच की संख्या होती है और बहुलक तो आराम से दिख जाता है, सबसे अधिक बार जो भी आया होगा बहुलक होगा। और 2 संख्याएं बराबर बार आ गई हैं तो दोनों बहुलक हो जाएंगी। तो यहां तक हम लोग समझ गए, माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझ गए। अब एक चीज है चौथा नंबर। चौथा नंबर होता है परिसर, उसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, परिसर। परिसर ये भी बहुत आसान चीज होता है। परिसर मतलब रेंज होता है। रेंज मतलब आप समझ रहे, इसका औकात कितना से कितना तक है। रेंज मतलब औकात, इस जो बारंबारता दिया गया आपको, इसका औकात कितना है। तो औकात मतलब होता है, परिसर मतलब उच्चतर सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें खोजिए कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या इसका 13 है और सबसे छोटी संख्या खोजिए 7 है। इसको घटा दीजिए, निकल जाएगा 7, 13 में 7 गया 6। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 4 चीज जो होता है ये बहुत आसान होता है। ये 4 वो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आसान होता है। तो इस तरह से हम लोग इन 4 चीजों को जान गए। अब देखना ये 3 को चीज जो हुआ है, आदमी ज्यादा लड़का फंसता है किसमें, इसी तीनों में, प्रसरण में, मानक विचलन में और विचलन गुणांक में। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा के इन तीनों को समझाएंगे। अब चलिए देख ले हम लोग ये प्रसरण को देखते हैं। प्रसरण, प्रसरण वैसे एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रसरण नहीं पूछेगा, इन दोनों तीनों में एक संबंध होता है, उन सब संबंध के बारे में पूछेगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग निकालना भी जान जाते हैं। चौथा चीज हम लोग 5वां चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रसरण। प्रसरण का मतलब होता है वेरिएंस, वेरिएंस इंग्लिश में इसको वेरिएंस कहा जाता है। तो प्रसरण निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, उस तरीका को बस आप एक बार समझ में आ जाइएगा तो प्रसरण आराम से निकाल लीजिएगा। सबसे पहले प्रसरण निकालने के लिए हम लोग को माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोई भी सारणी दिया गया उसका हम लोग को माध्य निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का माध्य तो अभी हम लोग निकाले थे, तो माध्य बराबर इसका कितना आया था, 10 आया था। तो ये तो निकाल लिए यहाँ पर, नहीं अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन रहता तो पहले जोड़ करके उसको माध्य निकालते। माध्य आ गया 10। अब उसके बाद प्रसरण देखते हैं। तो प्रसरण का होता है कि ये जो माध्य आपका आया है, माध्य आया है उसमें से प्रत्येक संख्या को हम लोग घटाएंगे, माध्य माइनस संख्या, और उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर करके का योग, अब बटा में कुल संख्या। इसको समझिएगा, ये जो माध्य आया है इसमें से घटाएंगे, प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे और जितना आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे, प्रसरण आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाएंगे तो आसान आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले ये 10 लिए, माध्य क्या है 10, 10 में से 10 को घटाएं 0, इसका स्क्वायर 0, फिर प्लस
10 में से 12 को घटाएं तो -2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर फिर जोड़ेंगे 0, यहाँ पर 10 13, इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर माइनस इसमें से घटाइए इसको चाहे इसमें से, क्योंकि वर्ग कर देना है और वर्ग करेंगे तो हम लोग को तो पॉजिटिव में ही मिल जाएगा, तो माइनस प्लस का यहाँ झमेले नहीं है। तो यहाँ पर अब 13 है तो इस 3 अधिक है तो यहाँ 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 3 है, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 8 में घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ 11 है, ये आ जाएगा यहाँ पर 1, और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर अंतर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 0। इन सभी को जोड़ करके और 10 से भाग दे देना है, क्योंकि कुल संख्या कितनी है 10 गो है। जोड़िए 4 9 9 1 10 और 9 1 10 20 हो गया, और 4 4 8 हो गया 28 हो गया। अब बट्टा में 10 फिर से जोड़ लीजिएगा, ये 9 1 10 9 1 10 और 4 4 8 28 हो गया, 28 बटा 10। तो इसका प्रसरण कितना आ गया 28 बटा 10 आ गया। इसका प्रसरण 28 को पॉइंट वैल्यू में लिखेंगे तो 2.8 लिख देंगे। तो प्रसरण निकालना आसान होता है। सबसे पहले माध्य निकाल लिए और माध्य और इस संख्या का अंतर निकालेंगे, प्रत्येक संख्या का माध्य निकालेंगे और प्रत्येक संख्या का अंतर को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यहाँ माध्य 10 आया, इसमें से 10 करके स्क्वायर किए 0, फिर 10 2 का स्क्वायर किए 4, फिर 10 0 0, फिर 3 का स्क्वायर किए 9, फिर यहाँ पर अंतर 3 आया 9, यहाँ पर अंतर 2 आया तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आया अंतर तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आया अंतर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा, 28 बराबर 2.8। यहाँ पर इसका प्रसरण इतना आ गया। तो प्रसरण भी हम लोग ज्ञात करना सीख गए। अब होता है अगला चीज मानक विचलन। तो मानक विचलन इसी का अगर हम लोग अंडर रूट कर देते हैं तो मानक विचलन हो जाता है। मानक विचलन, मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। तो यहाँ पर प्रसरण कितना आया है 2.8 आया है, तो 2.8 यही हो जाएगा आंसर। मानक विचलन इसका पूछ देगा तो पहले प्रसरण निकालेंगे और प्रसरण निकाल के उसका मानक विचलन निकालेंगे तो 2.8। तो इतना देता नहीं है, ज्यादा क्या करता है आपको क्वेश्चन में देगा कि इसका प्रसरण अगर किसी बारंबारता का प्रसरण बराबर आपको पहले से ही दे देगा। प्रसरण बराबर अगर दे दिया 1.44 है, प्रसरण इतना है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो यहाँ पर अंडर रूट जब 1.44 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बरम बरम 44 से 1.2, इसका मानक विचलन 1.2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया, आपको मानक विचलन पहले दे दिया और उसके बाद आपसे प्रसरण पूछ रहा है तो आप नहीं ज्ञात कर दीजिएगा। अगर आपको मानक विचलन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपका मानक विचलन कितना है, मानक विचलन पहले से ही दे दिया। मानक विचलन अगर मान लो आपको दे दिया 1.3, मानक विचलन दे दिया, आपको पूछ रहा है प्रसरण। तो प्रसरण क्या करना है, अगर प्रसरण इसका अंडर रूट है तो प्रसरण का स्क्वायर कर देंगे तो मानक विचलन नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो मानक विचलन आ गया। तो 1.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.69, आंसर 13 169। तो इस तरह आप अगर प्रसरण दिया है तो मानक विचलन निकाल सकते हैं, या नहीं भी दिया है आपको ये सारणी बना के दे दिया गया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य निकाल के फिर प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण जब निकल जाएगा तो उसका अंडर रूट करेंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज आप समझ गए, मानक विचलन और प्रसरण को समझ गए। अब हम लोग क्या समझना है, विचलन गुणांक को समझना है। चलिए अब हम लोग अंतिम चीज देखते हैं, इसका विचलन गुणांक। विचलन गुणांक, इसको विचलन गुणांक या इसी को हम लोग प्रसरण गुणांक भी कहते हैं। प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू, ये कैसा वैल्यू है तो ये प्रतिशत में आता है। इसका होता है फॉर्मूला मानक विचलन, मानक विचलन अब बटा में माध्य गुणे 100। तो अगर हम लोग का मानक विचलन और माध्य पता रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो ये जब क्वेश्चन दिया है तो इसका हम लोग दोनों चीज तो निकाल लिए हैं। तो अगर इसका मानक विचलन हम लोग कितना आया था, वो आया था अंडर रूट 2.8,
√2.8 आया था, और इसका माध्य कितना आया था, तो 10 आया था। इसका माध्य आया था 10, निकालने का हम पूरा तरीका बताए थे आपको। गुणे यहाँ पर 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर 10√2.8% हो जाएगा। ये हो गया आपका विचलन गुणांक। यहाँ पर रूट वैल्यू आ गया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन ऐसा देगा कि जिसका आप अगर मानक विचलन निकालिएगा तो रूट में नहीं आएगा। यहाँ पर हम तो अपने से क्वेश्चन लिए थे तो रूट में आ गया था, लेकिन एग्जाम में ऐसा रूट वाला क्वेश्चन नहीं देता है। उसमें देगा कि आपका मानक विचलन का कोई वैल्यू आ जाएगा। अगर आप ये भी दे सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आपसे मानक विचलन और माध्य भी दे देगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम तो रेलवे का है नहीं, तो उसमें डायरेक्ट मानक विचलन और माध्य भी दे सकता है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया आप मानक विचलन, यहाँ क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, अगर मानक विचलन, अगर मानक विचलन पहले ही से दे दिया है गया है कि आपका मानक विचलन है 1.2, मानक विचलन 1.2 है, और आपका माध्य कितना है, माध्य आपका दिया है 10, तो अगर इसका आप विचलन गुणांक निकाल लिए। इसका क्या निकालना है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर वाट। तो विचरण गुणांक, अगर मानक विचरण माध्य दे दिया है तो विचरण गुणांक नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, यहां पर आप ज्ञात कर सकते हैं विचरण गुणांक। मानक विचलन 1.2 बटा में माध्य और गुणे 100, ये खत्म हो गया। यहां पर विचलन गुणांक 12%, इसको क्या लिखेंगे, हमेशा प्रतिशत वैल्यू, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं तो प्रतिशत वैल्यू है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन में कहता है कि किसी भी सारणी का अगर प्रसरण, बराबरता का प्रसरण है, प्रसरण बराबर 2 है, और इसका माध्य बराबर का 25 है, तो इसका विचलन गुणांक, विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब आप सोचिएगा कि विचलन गुणांक का तो फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100। यहां मानक विचलन देवे नहीं किया है, तो नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है। अभी हम आपको बताए थे कि मानक विचलन बराबर √, प्रसरण होता है, हम निकाल सकते हैं मानक विचलन को। यहां √2 हो जाएगा, मतलब 1.414 हो गया ना इसका वैल्यू मानक विचलन का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, विचलन गुणांक निकाल देते हैं। विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन 1.414 अब बटा में माध्य 25 और गुणे 100। ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से इसमें गुणा कीजिए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 का 4 5, फिर 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 का 4 5, इतना हो जाएगा परसेंट आंसर। तो आपको अगर कोई सारणी दे दिया तो उसका मानक विचलन निकाल करके आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण के बाद मानक विचलन निकालेंगे, और मानक विचलन निकाल के ये जो फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 पर रख देंगे। डायरेक्ट अगर मानक विचलन और माध्य दे देता है तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और अगर प्रसरण दे दिया और माध्य दे दिया तब भी आप मानक विचलन इस फॉर्मूला से √, प्रसरण से निकाल करके और उसको ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में किसी तरह घुमाए, ज्यादा हार्ड का मतलब, क्वेश्चन हार्ड करने का मतलब इसका ये नहीं होता है कि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस दे देगा। वो बस इतना करता है कि आपके इसी क्वेश्चन को घुमा देता है। डायरेक्ट मानक विचलन और माध्य दे दिया तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन आसान है, अगर आपको प्रसरण दे दिया तो आप कहेंगे क्वेश्चन भारी है। भारी क्या है, उसको बस घुमा दिया है, फिर आप उसको मानक विचलन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो इस प्रकार से विचलन गुणांक को आप समझ गए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये माध्य को देखिए, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, संख्या का योग बटा में कुल संख्या। फिर दूसरा चीज क्या है, माध्यिका, माध्यिका मतलब बीच की संख्या, इसको क्या लिखना है। फिर बहुलक, बहुलक मतलब जो संख्या बार बार बहुत बार आई है वो होती है बहुलक। और एक परिसर होता है, परिसर, जिसको रेंज कहा जाता है। इसका मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। पीछे हम बताएं आपको। फिर ये प्रसरण होता है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज होता है, थोड़ा आदमी के दिमाग से उतर जाता है। तो प्रसरण में क्या करना होता है, सबसे पहले माध्य और निकालना होता है, और माध्य माइनस प्रत्येक संख्या, मतलब माध्य और प्रत्येक संख्या का अंतर निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। अब बट्टा में कुल
संख्या। तो इस प्रकार से प्रसरण ज्ञात करते हैं हम लोग। माध्य निकालेंगे उस सारणी का, उस बंटन का, और माध्य निकाल के प्रत्येक संख्या में से उसका अंतर निकालेंगे और उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे बटा में कुल संख्या। अब होता है एक चीज होता है मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। अंडर रूट प्रसरण, अगर प्रसरण ज्ञात हो गया तो मानक विचलन आराम से निकल जाएगा। उसके बाद होता है विचलन गुणांक। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा में माध्य गुणे और 100। अब उसके बाद एक और इन दोनों में संबंध होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये बचपन से हम लोग रटते भी आ रहे हैं इसको। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी, बुझाता नहीं है कौना संगे 3 रहेगा कौना संगे 2 रहेगा। तो 3, ये 3 बड़ा संख्या है, और माध्यिका ये देखने में बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बड़ा वाला के संगे बड़ा वाला, और घटेगा कौन 2 वाला, तो 2 के संगे छोटा वाला। माध्यिका में 3 अक्षर आपको दिखाई दे रहा है तो 3 से गुणा होगा, और माध्य में 2 अक्षर दिखाई दे रहा है तो 2 से गुणा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये माध्यिका और माध्य में आप फंसीएगा मत, ये बहुलक का इसको भी आई है, इसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग एक और टॉपिक होता है बारंबारता सारणी, उसको पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग इतना देख लिए, माध्य देख लिए, माध्यिका देख लिए, बहुलक देख लिए, परिसर देख लिए, प्रसरण देख लिए, मानक विचलन देख लिए और विचलन गुणांक देख लिए। अब स्टैटिक्स में एक सांख्यिकी में एक टॉपिक है बारंबारता सारणी, इससे भी क्वेश्चन अराइज कर दे रहा है इस साल। तो बारंबारता सारणी को हम लोग पहले बनाना सीख जाएंगे। अगर बारंबारता सारणी हम लोग बनाना सीख गए ना, तो आपको सारणी दिया रहेगा तो हम लोग माध्य भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद माध्यिका बहुलक सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। मान लीजिए एक बंटन दे दिया गया और इसको कह दिया कि बारंबारता सारणी बनाना है, तो पहले सारणी आप पहले पढ़े भी होंगे, तो इसको बॉक्स में से बनाया जाता है, और इसमें यहाँ पर ये संख्या x का मतलब संख्या होता है और f का मतलब होता है बारंबारता। तो यहाँ पर कौन सी, सबसे पहले ये संख्या लेंगे, 9 लेंगे, तो 9 देखेंगे इस बंटन में कितनी बार आया है, तो 1 2 3 बार आया है, तो इसको बारंबारता मतलब कितनी बार आया है, बारंबारता, f मतलब बारंबारता, और बारंबारता इससे स्पष्ट हो जा रहा है कितनी बार आया है, तो ये 3 बार आया है। फिर देखेंगे 9 को पूरा यहाँ से काट दिए, अब कौन सी संख्या है, 3 है, 3 को देखेंगे ये कितना बार आया है, तो 1 बार 2 बार, ये 2 बार आया है, तो f में कितनी बार आया है, 2 बार। फिर अगली संख्या कौन सी है, 7 है, और 7 को देखेंगे ये कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर अगली संख्या 4 है, और 4 को देखेंगे ये कितनी बार आया है, तो 1 बार और 2 बार। फिर कौन सी संख्या है, 5 है, और 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। और फिर कौन सी संख्या है, 6 है, तो 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इस प्रकार से हम लोग का ये बारंबारता सारणी बन गया। और बारंबारता सारणी जब बना लिए तो माध्य आराम से निकल जाएगा। बस इसको समझना है कि ये बारंबारता सारणी अगर आपको ये दिया गया है, इसका ये कह क्या रहा है। अगर इस तरह से आपको बारंबारता सारणी बना के दे दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ये सारणी बना के दे देगा। तो इसका मतलब ये समझना है कि जो 9 है वो 3 बार है, फिर ये जो 3 है वो कितनी बार है, 2 बार है, 7 कितनी बार है, 2 बार है, 4 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 6 कितना बार है, 1 बार। ये आपको दिमाग में समझ जाना है। अब इसका पूछ देता है माध्य ज्ञात कीजिए, सारणी आपको दे देगा और इसका कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। तो यहां पर देखेंगे ये 9 है, तो 9 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। तो इसका मतलब अगर इसको लिखते हम लोग तो 9 9 9 3 बार लिखते, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा। 9 को 3 बार लिखिए या 9 को 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर ही बात है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है x1 f1 प्लस
x2 f2 इन दोनों को प्लस x3 f3, इसी तरह डॉट 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 प्लस xn fn। ये इसका फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, कितना आदमी रटने वाला होता है तो फॉर्मूला भी याद कर लेगा। इसको f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। इसका मतलब ये होगा कि कितनी बार सब संख्या है, इस संख्याओं की संख्या है, कुल संख्या कितना बार, तो f को जोड़ देंगे तो कुल संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 9 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, इस तरह ये दोनों मिलकर कितने बार, 5 बार हो गए ना, तो इसी का ऐसे फॉर्मूला हो गया। इस पर हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब फॉर्मूला मत याद रखिएगा, मैं इसका बस अर्थ समझ जाइए इसको, इसीलिए हम इसको बनाना सिखाए यहाँ पर। इसका मतलब कि 9 3 बार आया है, अर्थ यही दिमाग में, जैसे ही आपको सारणी दिखे कितनी बार कौन आया है, इसका मतलब यही है। तो अब इस फॉर्मूला से बनाइए या अपने दिमाग में सोच के बनाइए। 9 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर इन तीनों दोनों को गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा, तो 9 3 27, इन दोनों को गुणा करेंगे तब आगे 6, इन दोनों को गुणा करेंगे 7 दूनी 14, इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा करेंगे 5 का 5 और इनका 6 का 6, और बटा में कुल संख्या कितनी है, मतलब ये बारंबारता को जोड़ देंगे तो कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 2 5 2 7 2 9 और ये 2 11। अब इसको जोड़िए, 7 6 13 13 4 17 17 8 25 25 5 30 और 36, यहाँ पर 6 आ गया और हासिल 3, ये 3 2 5 1 6 6 66 बटा 11 कट जाएगा तो कितना आ गया 6, तो इसका माध्य कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरह हम लोग अगर बंटन दे दिया गया, सारणी दे दिया गया, बारंबारता सारणी, तो हम लोग इस तरह माध्य निकाल सकते हैं ये फार्मूला से, x1 f1 x2 f2 ये वाला फार्मूला से। या फार्मूला नहीं याद है तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है और नीचे f वाले को जोड़ देना है, तो हम लोग का माध्य आ गया। अब हम लोग बहुलक पूछ देगा, ये सारणी दे देगा, कहेगा कि इसका बहुलक निकालिए। ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं देगा, ये वाला चीज नहीं लिखेगा, बस लिख देगा ये सारणी है, इसका आप बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या बार बार आए, बहुत अधिक बार आए, जो सारणी है मतलब जो बांटन है उसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसमें अधिक बार कौन आ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे अधिक बार कौन आया है। अब देखिए 9 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 1 बार आया है और 6 1 बार आया है। तो इस तक पूरा बढ़िया से स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन सबसे अधिक बार आया है। सारणी दे दिया तो और भी बढ़िया, देखना भी नहीं है, गिनना भी नहीं है। 9 3 बार आया है, मतलब f का मान जिसका अधिक है, बारंबारता का मान जिसका अधिक है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसका अगर बहुलक आपसे पूछ दिया तो बहुलक बराबर हो जाता है 9 n7, क्योंकि 9 3 बार सबसे अधिक बार, बारंबारता का मान f का वैल्यू जिसम का सबसे अधिक रहेगा उसी का वैल्यू जो संख्या होगा x का मान वही उसका बहुलक हो जाएगा। क्योंकि सबसे अधिक बार यही आया है तो बहुलक तो आराम से निकाल देंगे। अगर ये सारणी दे दिया, अब पूछ दिया कि माध्यिका बताइए, तो अब तो आप कहें कि माध्यिका कैसे ज्ञात होगा, इसमें तो अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाएंगे कैसे इसको। अब बहुत बड़ा बंटन यहाँ पर जैसे 10 15 20 ऐसे नीचे वाला लिखा रहेगा तो उतना हाली तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। इसको तो मान लीजिए छोटा बंटन है, छोटा बारंबारता सारणी, इसको लिख भी सकते हैं, बड़ा रहेगा तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, फिर बहुलक आराम से उसमें मिल जाएगा। तो अब वो फॉर्मूला याद करिएगा जो हम आपको बताए पीछे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। उस फॉर्मूला से हम यहाँ पर माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस प्रकार से बहुलक हम लोग निकाल लिए हैं, 9 आया है और 3। अब माध्यिका को हम लोग बड़ा वाला m से लिखते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है हम लोग का 6 आया है। तो इस प्रकार से 9 बराबर 3m माइनस 12, और अगर इसको इधर लाएंगे तो जुट जाएगा, तो 3m बराबर 9 2 11 21 और m बराबर आ जाएगा 21/3 बराबर 7 आ जाएगा। तो माध्यिका भी निकाल लिए ना हम। अगर आपको बंटन जो बारंबारता सारणी दिया रहेगा तो माध्यिका भी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकाल के बहुलक निकालना पड़ेगा और बहुलक निकाल के अब माध्यिका निकाल दीजिएगा। ज्यादा फास्ट करेगा तो माध्यिका पूछ देगा, आपको दोनों चीज निकालना पड़ेगा, और नहीं तो आसान देगा तो माध्य बस डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, नहीं तो बहुलक पूछ देगा।
तो इस प्रकार से हम लोग बारंबारता सारणी को समझ गए। अब क्वेश्चन फंसाने के लिए कभी कभी ये एक मान नहीं देगा, यहाँ पर एक्स दे देगा और एक्स का वैल्यू पूछ देगा। वो हम एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया भी था, तो उसको हम लोग अब देख लेते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अब ये अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक सारणी बना के दे दिया और कहा कि इसका माध्य 40/7 है, तो इसका x का वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू x दिया है, इसका मान ज्ञात करना है हम लोग को। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार एक सेट में आया था, एक जो शिफ्ट था उसमें आया था रेलवे में, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, x का मान कैसे आएगा। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग को तो पता है ना, और माध्य दे दिया है, तो पहले माध्य निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर माध्य निकाल लें तो माध्य बराबर क्या, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12, इन दोनों को गुणा करेंगे 9x, इन दोनों को गुणा करेंगे 20 और ये हो जाएगा 30, और बटा में ये F1, F2 और F3 और F4 को जोड़ेंगे तो ये 3, 4, 3, 7 और 5, 12 प्लस x। माध्य का मान कितना दे दिया है, 40/7 आपको क्वेश्चन में दे दिया है, दिया रहेगा हमेशा, नहीं देगा तो नहीं बन पाएगा। ये 30, 20, 50 और 12, 62 प्लस 9x और बटा में 12 प्लस x। इन लोगों को क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 माइनस प्लस 40x और 62 7 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 छक 42, 1 43 प्लस 63x। और इसको हल करेंगे, इसको x को इधर लाएंगे हम लोग तो 63 में से 40 जाएगा, 63x माइनस 40x बराबर 480 माइनस 434, और इसको हल यहाँ पर हो जाएगा 23x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6 और ये हो गया 4, 46। तो x बराबर आ गया 2, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 2। तो इस प्रकार भी अगर आपको क्वेश्चन देगा तो आप इसमें फंसिएगा मत, आराम से बन जाएगा। तो इस प्रकार आज के हम लोग जो चैप्टर पढ़े सांख्यिकी, इसमें हम लोग सब चीज इतना सांख्यिकी से क्वेश्चन आता है ये भी देख लिए, और एक बारंबारता सारणी से भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से सांख्यिकी समझ में आ गया होगा, और जो पहले से पढ़े होंगे उनका तो रिवीजन हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप नए होंगे तो तब तक के लिए जय हिंद।